आदरणीय महामहिम देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय चीफ जस्टिस श्रीमती यू ललित जी, आदरणीय उच्च न्यायालय, आदरणीय सभी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स, उच्च न्यायालय, सभी कोर्ट्स, आप सभी लोगों से और देश के सभी कानूनी अधिवक्ताओं को शत नमन। आज 28/9/2022 का दिन है और दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक सक्षम, सशक्त और सरल पैनल का आज आपको शाम को न्यूज़ मिलेगी। हम आपसे साझा करेंगे इस बात का कि एक बहुत बड़ा रोल दिल्ली की जुडिशरी के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं का और जुडिशियल ऑफिसर्स का रहता है, जबकि जस्टिस के नाम से जाने जाते हैं, लॉर्ड ऑफ द अर्थ। तो मैं आज उन्हीं सबसे आज ये विषय साझा करना चाहता हूँ कि मैं ये चाहूँगा कि जहाँ आज पूरा देश और युग परिवर्तन की ओर है और जुडिशियल के अंदर भी मैं चाहता हूँ कि आज जस्टिस एक क्रांति के नाम से एक युग परिवर्तन ले रहा है। आज हर वर्ग के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर इस तरह की एक टीम का नेतृत्व है कि जो भारत के 135 करोड़ लोग भारत के अंदर और भारत के बाहर विदेशों की जिनकी नज़र हमेशा हमारे देश की जुडिशरी पर रहती है। मैं आज साझा करना चाहता हूँ, मैंने 4.5 से 5 करोड़ का इंटरनेट के ऊपर वो सोशल मीडिया में देखा कि हमारे केस में देश के अंदर केस लंबित हैं न्यायालयों में। इसका एक मुख्य कारण है, उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो सीआरपीसी के सेक्शंस बने हुए हैं उनके अंदर एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। हम पुलिस की बात करते हैं कि पुलिस कंप्लेंट नहीं करती, 154 सीआरपीसी का पालन नहीं करती, आप 154 दिन में डीसी के पास जाएं। अब ऐसे के अंदर क्या होता है कि जब 154 दिन में डीसीपी पालन नहीं करता तो हम 156 दिन के अंदर न्यायालय में जाते हैं, जाके कोर्ट सुनती हैं। अब बड़ी समस्या जब आती है कि जब कोर्ट 4-5 साल तक उस मैटर के ऊपर पुलिस की डायरेक्टेड टैक्टिक्स का शिकार होती है, पुलिस जो कि या तो कोई बड़ा आदमी इन्वॉल्व हो या खुद पुलिस अधिकारी इन्वॉल्व हो या पुलिस किसी क्राइम में खुद इन्वॉल्व हो, तो उस केस को रजिस्टर्ड करने में वो आनाकानी करते हैं और न्यायालय को भी गुमराह करते हैं, जैसे कि स्टेटस रिपोर्ट पे स्टेटस रिपोर्ट फाइल होती रहती है और न्याय से उनको छूट मिलती है। तो इसकी एक टाइम लिमिटेशन होनी चाहिए 154 सीआरपीसी की, 2 दिन की, 1 दिन की, 24 घंटे की, कि अगर कोई थाने में अधिकारी एसएचओ 154 सीआरपीसी में केस दर्ज ना करे तो वहीं पे उसको एक एनेक्शन मिलना चाहिए कंप्लेनेंट को कि वो किस सेक्शन के अंदर न्यायालय में केस दर्ज कराए उसके खिलाफ। 154 दिन पे अगर डीसीपी कंसर्न एसपी अगर कार्रवाई ना करे तो वहाँ भी उसको कागज मिलना चाहिए और कारण बताना चाहिए कि उसने केस दर्ज क्यों नहीं किया, लिखित कारण देगा और नीचे शपथ अपनी फाइल करेगा कि अगर न्यायालय में जाता है और ये बात आदेश वो न्यायालय अगर साबित करती है एवं आदेश करती है कि इसके अंदर केस दर्ज होगा तो उसके खिलाफ इन संबंध केसों के अंदर केस दर्ज होगा कि टैक्स पेयर से चलने वाली पुलिस उसने अपनी ड्यूटी का सही तरीके से प्रयोग नहीं किया और उसने उसको हरेसमेंट करी है उस व्यक्ति को, कंप्लेनेंट को, तो इससे छवि खराब होती है सरकार की और टैक्स पेयर का पैसे की बर्बादी होती है। तो उस आदमी उस पद पर रहने में उसको रिटायरमेंट किया जाए। इसके अंदर कोई लंबी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, ये तुरंत तत्काल होना चाहिए। अगर एक का आदेश आ गया तो वो साफ साफ दिखाता है कि पुलिस अधिकारी ने अपनी जिम्मेवारी पूरी तरह से निभाई नहीं, जो कि इस देश की ललिता कुमारी की जजमेंट है 5 बेंच की, तो उसका एक कंटेम्प्ट लगाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का हर एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर, ऐसे पुलिस अधिकारी के ऊपर। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंसर्न को भी डायरेक्शन देनी चाहिए कि जब 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल बिगर कारण कभी कोर्ट में फाइल नहीं मिलती, कभी कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा, कभी ऑर्डर इसमें गलती हो रही है। मैं मानता हूँ कि 6-6 गुना 5-5 गुना वर्कलोड है, लेकिन ये वर्कलोड खत्म कैसे होगा, क्योंकि क्राइम तो करने वाले रुक नहीं रहे और अगर इसका आगे निपटारा नहीं होगा तो कैसे समस्या का समाधान होगा। मैं खुद ही आपके सामने बात करना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ। अब जब यहाँ न्यायालय से आदमी 5 साल 4 साल में टूट जाता है, पुलिसकर्मी उसके ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं, झूठे केस दर्ज करवाते हैं, अपने मुखबिरों से कराते हैं, सब गवाहों को धमकी देते हैं। किसका कोई भी अगर जरा सा कोई कानून तोड़ता है, आज इस देश के अंदर छोले कुलचे की रेडी लगाना, फल की रेडी लगाने वाले को भी 20 कानून लेने पड़ते हैं। रोज नई एक जजमेंट आती है। पटरी पे जो बंदा कब्जा करके बैठा है फुटपाथ के ऊपर, पुलिस 283 की धमकी देती है, 188 की धमकी देती है, तो वो बंदा अपने गवाह बयान से मुकर जाता है। कोई इसको जीएसटी की धमकी दे रहा है व्यापारी को, और कोई गवाह है तो कैसे कोई बंदा गवाही देगा, कैसे न्यायालय का सम्मान करेगा, जो हमारा देश का संविधान में लिखा हुआ है उसका सम्मान कैसे हो। कंटेम्प्ट ऑफ संविधान का लगना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कोई आदमी अगर साबित हो जाता है ये बात, तो क्योंकि इस तरीके से कैसे होगा। अगर एक थाने के अंदर आरोप है तो उस गवाह को सुरक्षा मिलनी चाहिए। राइट टू सिक्योरिटी ऑफ विटनेस का एक्ट मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन बहुत गंभीरता से लागू होना चाहिए। आज ये आम बात हो गई कि पुलिस के अगर खिलाफ कोई गवाह होता तो पुलिस उसको धमका देती है और कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। सालों साल कोर्ट में घूमते रहो, सीडीआर जीपीएस के लिए घूमते रहो, कोर्ट एक फैसले में कर देती है सीडीआर जीपीएस का और 91 सीआरपीसी में दूसरे में नहीं होता। अभी किसी के अंदर 197 सीआरपीसी के अंदर एक केस में एफआईआर का आदेश कर देती है वायलेट करके, दूसरे में नहीं होता। अभी सबके क्या होता है कि जब 4-5 साल बंदा टूट जाता है आर्थिक और सामाजिक तौर पर और पुलिस अपने पावर का पूरा दुरुपयोग करती है,
तब वो बंदा थक हार के कहाँ जाता है? उच्च न्यायालय के। उच्च न्यायालय में जाएगा, उच्च न्यायालय के अंदर जाकर फिर उसके सामने समस्या है कि 226 की रिट में जाएगा, 227 की रिट में जाएगा या 482 सीआरपीसी में जाएगा। अब यहाँ एक बार नई जंग उसकी शुरू हो जाती है और एक उसको आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का भी सामना पड़ता है। अनावश्यक कोर्ट के ऊपर जो कि टैक्स पेयर के पैसे चलती है, हाई कोर्ट पे, उच्च न्यायालय के ऊपर बोझ पड़ता है। लेकिन निचली अदालतें काम की फंक्शनिंग इस तरीके से देखें कि वो एक टाइम बाउंड कर दे, अगर हमारी सरकार या जो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेहतर जुडिशरी को वो समझते हैं, वो इसकी समीक्षा करें। और ऐसा अगर कोई कानून अगर आ जाए कि 156(3) या सीआरपीसी 3 महीने के अंदर टाइम बाउंड टाइम के अंदर डिस्पोजल होना शुरू हो जाए, तो फिर मेरे को लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जो आज 5 करोड़ 6 करोड़ का आंकड़ा है और जो लास्ट ऑप्शन पे लोग कोर्ट की तरफ रुख करते हैं, मुझे लगता है वो पहला ऑप्शन आ जाएगा। और जो 6 करोड़ का आंकड़ा है, लोगों में कोर्ट के प्रति, न्याय के प्रति, लॉ एंड ऑर्डर के प्रति सम्मान जागेगा और वो क्राइम करने से डरेंगे। और वहाँ मेरे को लगता है कि कमी आएगी आंकड़ों के अंदर, क्योंकि जब क्राइम कम हो जाएगा तो थाने में और कोर्ट के अंदर जगह ही खत्म हो जाएगी। और यही हर एक न्यायालय का पर्पस भी यही है कि न्यायालय में भीड़ कम से कम हो। कोई न्यायालय, न्याय अधिकारी जज नहीं चाहता, उसको कभी ये खुशी नहीं होती है देख के कि क्राइम इतना देश के अंदर बढ़ रहा है। ना ही हमारी कोई भी सरकारी एजेंसीज, ना हमारे प्रधानमंत्री, ना हमारे महामहिम राष्ट्रपति कभी ये चाहते कि किसी भी देश में क्राइम। तो ये क्राइम का आंकड़ा जिस तरीके से बढ़ रहा है, इसको देख के ये कारण यही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो न्याय मिलने में देरी है, जिसके ऊपर एक डायलॉग भी है, एक स्लोगन बहुत चलता है, जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिनाइड। तो मैं चाहता हूं कि रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ता, जो यहाँ के जुडिशियल ऑफिसर हैं, वो इसको समझें। अभी हाल ही में एक 24/9 को एक हियरिंग हुई थी न्यायालय में, रोहिणी केंद्रीय कैबिन कोर्ट में, जहाँ पे रानीबाग थाने के एक पुलिस सब इंस्पेक्टर, जो कि इंस्पेक्टर बन गया, जिसको जेल जाना चाहिए था, उसने लगातार इतने झूठ बोले कोर्ट के अंदर। बार बार एप्लीकेंट ने कहा रिकॉर्ड पे ले जाए। उसने बोला कि मैं 109 नंबर कोर्ट में गया हूँ, 107 नंबर कोर्ट में गया हूँ, जो कि कोई ऑर्डर शीट सपोर्ट नहीं करती उसके जज साहब की। और पुलिस अधिकारी होने के बावजूद कोर्ट में झूठ बोल रहा है। पुलिस अधिकारी होने के बाद उसने बोला कि कंप्लेंट ने 31 कंप्लेंट करी है, सब कोई आधार नहीं उसने दिखाया, ना उसका कारण तैयार, वो जवाब उस पर इन्फॉर्मेशन कैसे आई। उसने ये यहाँ कोर्ट में बोला कि आपने एक किसी त्रिपाठी नाम के आदमी की आरटीआई लगा के, उसके बारे में कोई नहीं बताया, उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता कि वो क्या लगाए रखी है। तब भी ये साफ साफ नजर आता है कि इस तरीके से कानून का दुरुपयोग पुलिस करती है खुलेआम कोर्ट के अंदर, न्याय के अंदर, क्योंकि फाइल कई 1000 पन्ने की हो जाती है। संभव नहीं हो पाता एक न्यायाधीश के लिए, एक MM कोर्ट्स के लिए, कि वो सभी पन्नों को पढ़ के आदेश कर पाए। तो ये जो पुलिस कर रही है, इसको रुकना चाहिए। इसी के साथ विराम देते हैं। और आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, इसलिए मैं आज कह रहा हूँ कि दिल्ली हाईकोर्ट के चुनाव में और अधिवक्ताओं का एक विशेष अहम रोल रहता है न्याय प्रक्रिया को डिलीवर कराने में। आप ये देखो कि हमारे देश में DLSA है, DLSA के अंदर ऐसा कौन सा वकील है जिसकी 20 लाख पर हियरिंग की केस की फीस DLSA पे करता है, 3 लाख रुपए पर हियरिंग का केस देता है, 2 लाख पर हियरिंग देता है। वहाँ तो देखने में आता है कि बहुत कम पैसा मिलता है। ऐसे के अंदर कैसे उन वकीलों का सामना होगा जिनके पास एक लीगल रिसर्च टीम होती है, उनका खुद का इतना खर्चा लाखों रुपए है। DLSA एडवोकेट ऐसे एंगेज क्यों नहीं करते, ऐसे सेमिनार क्यों नहीं करती, उन लोगों को अपने पास खुद के अपने एडवोकेट्स को ऐसे रिसर्चर या वहाँ की जो भी है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा क्यों नहीं मजबूत बनाते कि वहाँ से जस्टिस मिले और जस्टिस जल्दी से डिलीवरी हो। अभी हाल ही में एक केस है कि 18 नंबर कोर्ट में चल रहा था, एक DLSA का एडवोकेट कई हियरिंग्स पे अपनी हियरिंग मार्क नहीं करवा सका। जब कंप्लेनेंट वहाँ पे गया DLSA ऑफिस में और वहाँ के सेक्रेटरी साहब से मिला और उनको बताया, तो उस दिन 18 नंबर में उस कोर्ट के अंदर कंप्लेनेंट की एब्सेंट लगा दी गई, जबकि उस दिन 3 बार हियरिंग हुई LIC के एडवोकेट के साथ, जिसमें 2 बार LIC एडवोकेट पहुंचे हुआ, डॉक्यूमेंट लेने से मना कर दिया और उसी की भी हियरिंग ला दी। अब जिस केस के अंदर DLSA के सेक्रेटरी का इंटरवेंशन रहा, उसके अंदर भी कंप्लेनेंट की एब्सेंट लग गई। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है, ऐसी चीजें रुकनी चाहिए। इसी के साथ में उम्मीद के साथ मैं सोचता हूँ कि आने वाले दिनों में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय इस पर कोई एडवाइजरी या आदेश जारी करेगा और आम आदमी तक जब इंसाफ पहुंचना चाहिए। आज हमारे देश में कितना आदमी ऐसा है, लगभग 70-80 करोड़ 100 करोड़ आदमी है जो आज भी इलिटरेट है। 60 करोड़ 58 करोड़ आदमी इस देश में किसान है, मजदूर है। उन सब लोगों के लिए इंसाफ होना चाहिए कि वो लोग जो अपना नाम लिखना भी नहीं जानते, उन करोड़ों लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा, इसके ओर ध्यान देना चाहिए हमारी लॉ मिनिस्ट्री को भी। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।